हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस लॉ पढ़ लिया था, डेंसिटी के रिस्पेक्ट में पार्शियल प्रेशर पढ़ लिया था, डाल्टन्स लॉ पढ़ लिया था। आज हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। इस थ्योरी से बेसिकली हम अपना मेंटल स्टेट डेवलप करना चाहते हैं कि हम गैसेस एक्चुअल में होती कैसे हैं। ठीक है, एक मेंटल पिक्चर बनाएंगे, एक दिमाग में पिक्चर बनाएंगे कि गैसेस एक्चुअल में बिहेव कैसे कर रही हैं, होती कैसे हैं। तो इस थ्योरी में हम लोग कुछ पोस्टुलेट, कुछ एजम्पशन अपनी तरफ से रखेंगे या साइंटिस्टों द्वारा रखा गया कि गैसेस एक्चुअल में ऐसी होती हैं। ठीक है, तो गैसेस के बारे में क्या क्या समझना है हमको, 6-7 पॉइंट्स हैं, वो हम आज सारे समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे और एक एक चीज़ इसमें कराई जाएगी। ठीक है, तो जो लोग फर्स्ट क्लास से ये चैप्टर देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट पे जाके ये पूरा चैप्टर देख सकते हैं। और जो लोग जनरल केमिस्ट्री और जनरल फिज़िक्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उनको ज़रूरत है तो वो भी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जनरल फिज़िक्स और जनरल केमिस्ट्री की बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हैं, क्वेश्चंस भी हैं उनके, आप जाके वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं अपने वनडे एग्ज़ाम्स के। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो होते हैं, वनडे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, उनकी प्रिपरेशन वहाँ से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस गैसेस में जो गैसेस थ्योरी है वहाँ हम कुछ पोस्टुलेट लिखेंगे। वो पोस्टुलेट हमारा माइंड में एक पिक्चर डेवलप करेंगे जिसकी वजह से हम समझ पाएंगे गैसेस क्या हैं। ठीक है, तो ये जो गैसेस है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम कर रही है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करेगी मीन्स कि बहुत छोटी हैं, हम उनको देख नहीं सकते नेकेड आई से। जब हम उनको देख नहीं सकते तो उनके बारे में एजम्पशन बहुत सारे कर सकते हैं और साइंटिस्टों ने किए हैं। तो फर्स्ट हमारा एजम्पशन है gases consist of gases consist of गैसेस के अंदर क्या होता है, गैसेस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं। गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ठीक है, तो गैसेस जो हैं उनमें लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे पार्टिकल हैं। ठीक है, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस, ये सब। ठीक है, वैसे गैसेस और मॉलिक्यूल होंगे, आयंस नहीं होंगे ज़्यादातर। ठीक है, और ये जो आइडेंटिकल पार्ट हैं दैट आर सो स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, एंड फार अपार्ट, एक दूसरे से बहुत दूर हैं, फार अपार्ट, और एक दूसरे से बहुत दूर है। तो गैस के अंदर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं और ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं और कैसे हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। ऑन फार अपार्ट ऑन द एवरेज अगर उनका एवरेज निकाला जाए तो ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। कोई बहुत ज़्यादा दूर होगा और कोई कम दूर होगा, तो ऑन द एवरेज निकाला गया कि सारे दूर दूर हैं। ठीक है, तो इससे कहने का मतलब हुआ, सो द एक्चुअल वॉल्यूम जो होगा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ले लिया जाएगा। तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल का या एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल ले लिया जाएगा। सो द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल और पार्टिकल is considered negligible। ठीक है, जो अगर हमने एक बहुत बड़ा सा रूम लिया है, इस रूम में क्या है कि बहुत सारे पार्टिकल हैं। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल हैं और ये पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं ऑन एवरेज। तो इस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसका ये जो डॉट है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो ऑलमोस्ट
नेग्लिजिबल हम ले सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये कि हमारे रूम में जो भी हम रूम में हैं, जिस भी हम कमरे में हैं, वहाँ पे क्या है, गैसेस हैं, सबको पता है गैसेस है। गैसेस का बहुत लार्ज अमाउंट, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स स्मॉल हमारे आसपास हैं, जिसकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं। ऑक्सीजन के हैं, नाइट्रोजन के हैं, सारे पार्टिकल्स, आर्गन, क्रिप्टन, जो भी नोबल गैसेस है उसका भी कुछ पॉइंट तो है ही। ठीक है, तो ये स्मॉल आइडेंटिकल पार्टिकल है हमारे पास। लेकिन अगर इस रूम के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम एक मॉलिक्यूल की बात करें, गैसियस मॉलिक्यूल की, तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल in comparison to the empty space, is in comparison to the empty space around it, उसके आसपास का जो एम्प्टी स्पेस है उससे क्या होगा, बहुत नेग्लिजिबल होगा, या एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, जो उनके दो पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस है ना, उससे बहुत छोटा इनकी वॉल्यूम होगी, तो उनको नेग्लिजिबल मान लिया जाएगा। ठीक है, और इस नेग्लिजिबल वॉल्यूम की वजह से इनको पॉइंट मासेस कहा जाएगा। सो पार्टिकल कंसिडर्ड एज पॉइंट मासेस, तो फर्स्ट पॉइंट ही अभी चल रहा है। सो पार्टिकल्स कंसिडर्ड एज पॉइंट मासेस, इनको पॉइंट मासेस की तरह कंसीडर किया जाएगा। कौन से पार्टिकल, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं हमारे गैसेस के। और ये एजम्पशन जो किया गया है ना, ये हमें बताता, ये एजम्पशन इसलिए करेक्ट है, या ये एजम्पशन इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एजम्पशन माना गया, क्योंकि गैसेस में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग या ग्रेट या हायर कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो गैस हमारी बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है, स्ट्रांगली कंप्रेस हो जाती है, ग्रेटली कंप्रेस्ड हो जाती है, हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर होती है विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये जो अजम्पशन है एक्सप्लेन करता है ग्रेट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। दिस assumption explains higher or greater compressibility of gases। ठीक है, जो गैसेस हैं कंसिस्ट करती हैं लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल दैट आर सो स्मॉल। जो लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल हैं वो बहुत स्मॉल हैं, बहुत दूर दूर हैं। ऑन एन एवरेज उनके बीच में जो मतलब एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, एक्चुअल वॉल्यूम है मॉलिक्यूल का वो नेग्लिजिबल हो जाएगा अगर अगर एक पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ है स्पेस में, और एक पार्टिकल यहाँ है स्पेस में। ठीक है, ये हमारा रूम है और एक पार्टिकल इधर है। तो ये जो डिस्टेंस है दो पार्टिकल के बीच में, ये जो डिस्टेंस है दो पार्टिकल के बीच में, और ये जो पार्टिकल का वॉल्यूम है वो एकदम नेग्लिजिबल कंसिडर कर दिया जाएगा। जो पार्टिकल जो हैं उनको एज अ पॉइंट मास मान लिया जाएगा। और जो एजम्पशन है, ये वाला जो एजम्पशन है गैस का बनाया साइंटिस्ट ने, उससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। मतलब इतना स्पेस है, अगर हम इसको पास पास लाना चाहें तो ये ऐसे भी इतने पास भी आ सकते हैं। जब ये इतने पास आ सकते हैं तो ये कंप्रेस, हम यहाँ से ऐसे ऐसे करके इनको पास पास ले आए तो ये हाईली कंप्रेसिबल है। ऐसा हम लिक्विड और सॉलिड के साथ नहीं कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं, उसके बाद हम सेकेंड एजम्पशन कराते हैं।
तो होप सो लिख लिया होगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है इसमें, चीज़ें समझ में आई होंगी। सेकंड पॉइंट लिखते हैं। तो सेकेंड एजम्पशन ये था कि गैसेस के बीच में, गैसेस पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, ये कंसिडर किया गया। ऐसा क्यों एजम्पशन माना गया? ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि सबको पता है किसी भी कंटेनर में हम रख देंगे गैस को, चाहे वो बहुत कम अमाउंट गैस रखी गई हो, वो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी। जब वो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है मतलब पार्टिकल्स के बीच में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं। सेकंड पॉइंट थोड़ा छोटा सा है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैसेस, देयर इज नो फोर्स ऑफ attraction between particle of particles of gases, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैसेस के बीच में एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब नॉर्मल जो हमारा टेम्परेचर प्रेशर है वहाँ पे हम देखेंगे कि जो पार्टिकल ऑफ गैसेस है ना उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। ठीक है, और इसको सपोर्ट क्या करता था? गैसेस, इस एजम्पशन को सपोर्ट क्या करता था? फैक्ट ये सपोर्ट करता था कि गैसेस कैन एक्सपेंड एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम। ठीक है, gases can expand and occupy all space available to them, उनको जो स्पेस अवेलेबल होगा वहां वो एक्सपेंड कर जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट की। ठीक है, तो थर्ड पोस्टुलेट ये था कि पार्टिकल्स ऑफ गैसेस जो हैं वो कांस्टेंट मूवमेंट में रहते हैं, हमेशा घूमते फिरते रहते हैं, हमेशा रैंडम उनका मोशन चलता रहता है, रैंडम मोशन चलता रहता है। ठीक है, कहीं भी जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है उससे टकराया उधर चला गया, मतलब पार्टिकल्स है ना, घूम रहे हैं, रैंडमली घूम रहे हैं, तो इससे टकराया फिर उधर चला गया, मतलब एमलेसली घूम रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं। जैसे देखा होगा ना गली में वो होते हैं पपी या डॉग्स वगैरह होते हैं, वो एमलेसली घूम रहे होते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से चल के जा रहे हैं, जैसे बहुत काम है उनको। ठीक है, जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। वैसे ही क्या है, हमारे पार्टिकल्स ऑफ गैसेस है, वो क्या है, बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, उनका किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, वो बस उनका एम है एमलेसली घूमना। ठीक है, तो गैसेस ऑफ पार्टिकल्स क्या हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, फुल स्पेस अवेलेबल होता है उसमें, और अगर ये कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, अगर ये ऐसा नहीं कर रहे होते तो गैसेस का फिक्स वॉल्यूम होता, फिक्स शेप होता। जब फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम ही नहीं है तो इसका मतलब ये घूम रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या है, पार्टिकल ऑफ गैस ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन, पार्टिकल्स of gases are uh, are always in constant and random motion। रैंडम मतलब ऐसे घूमना फिरना, ठीक है, बिना बात के।
Particle of gases are always in constant and random motion. If particles were at rest, अगर particles कहाँ होंगे, रेस्ट में होंगे, तो उनका फिक्स शेप होगा, फिक्स वॉल्यूम होगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है. If particle are in rest, then they have fixed position. उनकी फिक्स पोजीशन होंगे, एक ही जगह रहेंगे, कहीं जाने के मूड में नहीं है, एक ही जगह है. ठीक है. जब एक ही जगह है तो इनका क्या होगा, फिक्स शेप होगा, और फिक्स शेप होगा, और वो ऐसा हो नहीं सकता. ठीक है. तो इफ पार्टिकल्स आर इन रेस्ट, देन दे हैव फिक्स पोजीशन एंड शेप which is not possible. ठीक है. ऐसा नहीं हो सकता, ये सबको पता है. तो ये दोनों पॉइंट लिख लिए. फिर हम फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ेंगे. तो होप सो ये नोट कर लिया होगा. इसको रब करते हैं. जो फोर्थ पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे जो पार्टिकल्स है रेंडमली मूव कर रहे हैं. पार्टिकल्स मूव रेंडमली, मतलब रेंडमली घूम रहे हैं. जब रेंडमली घूम रहे हैं तो वो एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं. मतलब एक पार्टिकल इधर जा रहा है तो इधर ही जा रहा है. ठीक है. फिर अगर दूसरा पार्टिकल इधर जा रहा है तो इधर ही जा रहा है, तीसरा पार्टिकल इधर जा रहा है तो इधर ही जा रहा है. तो स्ट्रेट लाइन में एक मूवमेंट कर रहे हैं. ठीक है. सारे गैसेस पार्टिकल एक पर्टिकुलर टाइम में स्ट्रेट घूम रहे हैं और रेंडमली घूम रहे हैं. रेंडमली घूम रहे हैं तो दूसरे पार्टिकल से कोलाइड तो करेंगे ही. अब जब ये कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, तो कोलाइड करने के बाद जो वॉल होगी कंटेनर की, जिस वॉल में हमने गैसेस को रखा है, इस बॉक्स के अंदर रखा है, तो ये क्या है, गैस के पार्टिकल मूव कर रहे हैं. और जब ये मूव कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, कंटेनर से टकरा रहे हैं, कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं. जब ये कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहे हैं. ठीक है. और जिसकी वजह से क्या होगा, जो कोलिजन होगा पार्टिकल्स का वॉल्स के साथ होगा. ठीक है. और वहां पे कुछ ना कुछ प्रेशर फील होगा. ठीक है. तो हमारे पार्टिकल्स रेंडमली घूम रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में घूम रहे हैं और कोलिजन भी कर रहे हैं. तो लिख सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मूव particles of gases move in a straight line, या move in all possible direction. जितनी भी possible direction है उसमें घूम सकते हैं, लेकिन किसमें, in straight line, एक स्ट्रेट लाइन में ही जा रहे होंगे. ठीक है. पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है. स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं. तो ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन, ड्यूरिंग देयर, किसका, पार्टिकल का, रैंडम मोशन, दे कोलाइड
कोलाइड। कोलाइड मतलब एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, एक दूसरे से टकरा जा रहे हैं, कोलाइड, ठीक है। विथ ईच अदर, किससे? ड्यूरिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से टकरा जा रहे हैं। एक दूसरे से टकरा रहे हैं, फिर वॉल से भी टकरा रहे हैं, एंड विथ वॉल्स ऑफ कंटेनर, कंटेनर की वॉल से भी टकरा रहे हैं, ठीक है। जब ये रैंडम मोशन कर रहे हैं तो पार्टिकल से भी और वॉल्स ऑफ कंटेनर से भी टकरा रहे हैं, ठीक है। तो जब ये टकरा रहे हैं तो प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैस, ठीक है। प्रेशर इज exerted by a gas on walls of कंटेनर, कंटेनर की वॉल पे क्या हो रहा है? प्रेशर लगाया जा रहा है। Pressure is exerted by gas on walls of container is a result of collision of particles, ठीक है। ये जो पार्टिकल की का कोलिजन है उसकी वजह से जो वॉल्स हैं कंटेनर की वो कुछ ना कुछ प्रेशर महसूस कर रही हैं, ठीक है। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में जब ये पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं, तो ये जो कोलिजन होगा, ये जो टकराव होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, मतलब वहां पे कोई लॉस या गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, पूरा कंजर्वेशन ऑफ मोशन होगा, या कह सकते हैं पूरा जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, ठीक है। या पूरी जो ओवरऑल एनर्जी है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अगर कोई लॉस ऑफ एनर्जी देखने को मिलेगी तो इसका मतलब ये पार्टिकल्स कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएंगे, और जब पार्टिकल स्टॉप हो जाएंगे तो सारे फॉल डाउन कर जाएंगे, और ऐसा नहीं होता है। तो फिफ्थ पॉइंट में हम यही देखेंगे, ये पार्टिकल जो कोलाइड कर रहे हैं आपस में, ये क्या कर रहे हैं? टोटली इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं। जब टोटली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो जो एनर्जी है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन कोई भी हमको लॉस ऑफ एनर्जी देखने को नहीं मिलती है। एनर्जी का एक्सचेंज देखने को मिलेगा लेकिन लॉस ऑफ एनर्जी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो होप सो ये पॉइंट लिख लिया होगा। फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको पता होना चाहिए इस पॉइंट के बारे में। तो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स या कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल, collisions of gas molecules is perfectly elastic। इलास्टिक होता है मतलब ऐसी चीज जो मतलब अगर डिफॉर्म भी हो रही है तो अपनी शेप में प्रॉपरली आ जा रही, कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे रबर होती है, रबर क्या होती है, हमने उसको एक्सटेंड किया या खींच के देखा और फिर छोड़ा तो अपनी शेप में आ गई, उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब ये हुआ टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी या सेम रहेगी।
तो इसको लिख सकते हैं, दिस मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एंड आफ्टर collision will remain same, will remains constant। ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मतलब हमारी ये गैस पार्टिकल यहाँ था, एक गैस पार्टिकल यहाँ था, एक गैस पार्टिकल यहाँ, ये इससे भिड़ा है, ये इससे भिड़ा, तो भिड़ने के बाद ऐसे हो गए। ठीक है, ज़रूरी नहीं दो ही भिड़ रहे हों, ये भी आके भिड़ गया इसी से उसी टाइम पे। अब जब ये भी इससे आके भिड़ गया तो क्या हुआ, टकराव हुआ। टकराव होने के बाद हो सकता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो जाए। ये V1 स्पीड से जा रहा था, ये V2 स्पीड से जा रहा था, ये V3 स्पीड से जा रहा था। तो अब ये लोग हो सकता है ये वाला इधर, ये वाला इधर चला जाए, ऊपर चला जाए U1 U2 स्पीड से, ये वाला इधर जाने लगे U3 स्पीड से, और ये वाला एक ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर, ये U3 स्पीड से। तो ये तीनों लोग यहाँ पे भिड़े थे, फिर अपनी अपनी स्पीड लेके इधर उधर से चले गए। तो हो सकता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो, देयर मे बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स, बट नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं देयर मे बी exchange of energies between particles। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो कोलाइड कर नहीं रहे होंगे, वो कैसे भी कोलाइड कर सकते हैं, वो लोग हैं पहले से ही ये चीज़ें हो रही हैं एनवायरनमेंट में। हम केवल उन सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। देयर मे बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स so energies of individual particles may change, but there is no change in, वहाँ कोई भी चेंज नहीं देखने मिलेगा, सम ऑफ देयर, या फिर हाँ मे चेंज, बट ओवरऑल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, बट ओवरऑल एनर्जी रिमेन सेम। जो ओवरऑल एनर्जी है सारे पार्टिकल की वो सेम रहेगी या कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई। और अगर वहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होगी तो मोशन ऑफ पार्टिकल स्टॉप होगा, गैसेस सेटल डाउन हो जाएंगी, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं इफ चेंज इन इफ लॉस इन, अगर लॉस देखा गया, इफ देयर वर एनी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, देन particle will stop and settle down, which is not possible,
पॉसिबल, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। कौन? जो गैस है वो फिर गैस नहीं होगी, कुछ और होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सिक्स्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो जब कोलिजन होगा गैसेस मॉलिक्यूल का, तो वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। जितना कोलिजन होगा, अपनी अपनी स्पीड लेके वो चले जाएंगे। देयर मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा, वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है पार्टिकल्स में, एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल में चेंज हो सकती है, बट ओवरऑल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो अगर ऐसा हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो क्या होगा? पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिक्स पॉइंट की तरफ आते हैं हम लोग। तो सिक्स पॉइंट में ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर गैस है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखी गई, तो उसके पार्टिकल्स डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी से घूम रहे होंगे। ठीक है, अगर हम ऐसा मानते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल ऑफ गैसेस हैं, वो एक ही कांस्टेंट स्पीड से, एक ही काइनेटिक एनर्जी से घूम रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नहीं? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन कर रहे हैं, एक डायरेक्शन पे तो जा नहीं रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, टकराएंगे तो उनकी एनर्जीज ओवरऑल चेंज हो जाएगी। लेकिन जो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी होगी, वो क्या हो सकती है? सेम हो सकती है। एवरेज निकालेंगे तो वो हो सकती है सेम हो जाए, लेकिन हमेशा क्या रहेगी? जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के, वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोलिजन करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट रहेगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, तो सिक्स पॉइंट लिखते हैं हम लोग। एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड ऑफ डिफरेंट पार्टिकल ऑफ गैसेस, डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट स्पीड होगी तो उनकी। ठीक है, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव डिफरेंट स्पीड, and hence have different काइनेटिक एनर्जी, और डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी भी होगी सबकी। एज वी नो, पार्टिकल्स मूव्स इन random motion and collide, so different speed of particles
will be expected, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिफरेंट स्पीड ऑफ पार्टिकल होगा। सेवेंथ क्या है? अगर मॉलिक्यूल के पास वेरिएबल स्पीड है, इफ अ मॉलिक्यूल हैज वेरिएबल स्पीड, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल है, मतलब चेंज कर रही है। वेरिएबल मतलब चेंज होने लायक है। स्पीड चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। ठीक है। इफ अ मॉलिक्यूल हैव वेरिएबल स्पीड देन मस्ट हैव वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एजम्पशन लेंगे, एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी सारे पार्टिकल्स की ले सकते हैं। ठीक है। और ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है। तो अगर देखिए, अगर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर की। तो क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा। पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा तो जो हमने कंटेनर लिया है, जो गैस ली है, तो उसमें जो मूवमेंट बढ़ेगा तो ये जो प्रेशर लगाएगी गैस वॉल्स पे वो भी बढ़ेगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये वाला पॉइंट भी हम लिख देते हैं। इफ अ मॉलिक्यूल हैज वेरिएबल, इफ अ मॉलिक्यूल हैज वेरिएबल speed and hence has variable kinetic energy, change स्पीड चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। ठीक है। सो दी इस जो सरकमस्टांस बना है, ये जो सिचुएशन बनी है, तो हम क्या बात करेंगे, अंडर दिस कंडीशन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज टेकन। ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल लेंगे। ठीक है। एंड दिस काइनेटिक एनर्जी of gas molecule is directly proportional to temperature. This average kinetic energy is directly proportional to temperature. ठीक है। is directly proportional to absolute temperature. टेम्परेचर की जगह एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसके नीचे जगह है। ठीक है। इफ टेम्परेचर increases, kinetic energy of particle increases। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल भी इंक्रीज कर जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की इंक्रीज कर जाएगी तो प्रेशर
exerted by particles on wall of container increases। ठीक है, तो काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। एवरेज काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बराबर। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बढ़ी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो कंटेनर पे जो कोलिजन से हमारे पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे थे वॉल ऑफ कंटेनर पे, तो उसकी वजह से प्रेशर भी बढ़ जाएगा। जो प्रेशर, ओवरऑल प्रेशर जो वॉल्स ऑफ कंटेनर पे लग रहा था, मतलब जो हमारा डिब्बा है जिसके अंदर हमने गैस भर रखी है, तो ये क्या करेंगे, ये पार्टिकल्स और तेजी से प्रेशर लगाने लगेंगे और तेजी से इसको पुश करने लगेंगे, तो प्रेशर भी ओवरऑल बढ़ जाएगा। तो ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है यहाँ पे फिनिश हो गई। होप सो लास्ट लाइन दिख रही हो आपको। दिख रही है। फिर से पढ़ देते हैं। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, पार्टिकल एक्सर्टेड प्रेशर एक्सर्टेड बाय पार्टिकल्स ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस। जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे पार्टिकल वॉल, कंटेनर के वॉल पे, वो भी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो भी थी, ये जितने भी लॉज पढ़ रखे हैं हमने इससे पहले, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, तो ये जितने भी लॉ पढ़ रखे हैं इन सबको थ्योरेटिकली डिराइव कर रही है। ठीक है, तो अब जो है, अब हमको पढ़ना है रियल गैस के बारे में। ठीक है, बिहेवियर ऑफ रियल गैस। अब ये सब क्या था, आइडियल गैस की चीज़ें थी। यहाँ पे आइडियल गैस हमारी ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। इसके बाद हम रियल गैस और आइडियल गैस का बिहेवियर देखेंगे, और डेविएशन मतलब आइडियल गैस कैसी जा रही है और रियल गैस कैसी होती है, वहाँ पे जो ग्राफ बन रहे होंगे उसमें डेविएशन देखेंगे। उसके बाद हम लोग रियल गैस की इक्वेशन देखेंगे। रियल गैस की इक्वेशन देखने के बाद लिक्विफेक्शन ऑफ गैस देखेंगे। लिक्विफेक्शन ऑफ गैस देखने के बाद लिक्विड स्टेट देखेंगे। लिक्विड स्टेट में 3-4 चीज़ें पढ़नी है, विस्कोसिटी वगैरह ऐसे पढ़नी है, फिर ये चैप्टर फिनिश हो गए। ऑलमोस्ट 4 क्लासेस और लगेंगी और ये चैप्टर फिनिश हो गया, 4 या 5 क्लासेस। ठीक है, तो होप सो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब फ्राइडे को, ऑलमोस्ट फ्राइडे को एक क्लास इनके क्वेश्चन की कॉन्टिन्यूसली होगी, क्योंकि फ्राइडे या सैटरडे को एक क्लास हुआ करेगी, क्योंकि संडे को शायद फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं न्यूमेरिकल की। ठीक है, तो उसकी क्लास, इसकी तो अब परमानेंट चलेगी, अब कोई ब्रेक नहीं होगा न्यूमेरिकल की क्लासेस में। ठीक है, तो होप सो आपने इन्जॉय की होगी क्लास। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे फैक्ट्स के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आते रहते हैं, और जिनका 11th क्लास है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज जिनको जैसे ना कहीं कहीं सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, तो जिनको लगता है कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, और अगर उनके सिलेबस में नहीं है तो वो वाला पार्ट वो स्किप कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें उनके सिलेबस में वो ज़रूर पढ़ें, और टीजीटी पीजीटी वाले तो पूरा ही पढ़ना है उनको। तो होप सो क्लास समझ में आ रही होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, और प्लेलिस्ट में जाके सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।